कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अब हमने सेक्शन पढ़ना है 21। एक सेकंड मैं ओपन कर लूं। अच्छा जी, ऑब्जेक्शन टू jurisdiction, नो ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग शैल बी अलोड बाय एनी एपीलेट और रिविजनल कोर्ट। यहाँ पे बताया गया कि जो ऑब्जेक्शन है ना, किसी भी कोर्ट को नहीं राइज किया जा सकता कि वो अब उसके खिलाफ जो है कोई अपील दायर की जा सके या रिविजनल एप्लीकेशन दी जा सके, अनलेस यहाँ तक के सच ऑब्जेक्शन वाज टेकन इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंट एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। यानी ये जो है ना वो फर्स्ट इंस्टेंट में जैसे ही मतलब केस दायर हुआ तभी पॉसिबली इसको दायर कर दिया जाए। एंड इन ऑल केसेस वेयर इश्यूज आर सेटल एट और बिफोर सच सेटलमेंट, यहाँ अभी इशू डिसाइड नहीं हुआ उससे पहले ही राइज कर लिया जाए कि भाई ये जुरिडिक्शन इस कोर्ट की बनती नहीं। एंड अनलेस देयर हैज बीन अ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस, और या जहाँ पे ये लग रहा हो कि भाई इंसाफ नहीं मिल पाएगा, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो पाएंगे, तो वहां पर फिल फोर क्या करे एक पर्सन जो है वो राइज कर सकता है ऑब्जेक्शन। अदरवाइज जो ऑब्जेक्शन है रिलेटेड टू प्लेस उसको राइज नहीं किया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 22 है, ठीक है, उसको पढ़ लेते हैं, जिसमें ये बताया गया है पावर टू ट्रांसफर सूट विच मे बी इंस्टीट्यूट इन मोर देन वन कोर्ट। यानी यहाँ पे ये कोर्ट को पावर दे दी गई है कि एक जो दावा है ना वो एक अदालत से दूसरी अदालत में मुंतकिल कैसे किया जा सकता है, उसके लिए दरखास्त दी जाती है सेक्शन 22 के मुताबिक। मेरे सूट में भी इंस्टीट्यूटेड इन एनी वन ऑफ टू और मोर कोर्ट्स। यानी अब एक सूट जो है ना कोई भी मुकदमा है, ठीक है, वो क्या है कि ऐसी अदालत में दायर किया गया जो क्या है कि वो एक या एक से ज्यादा कोर्ट्स में आ जाए एंड इंस्टीट्यूटेड इन वन ऑफ सच कोर्ट, और उनमें से एक से ज्यादा अदालत में वो दायर कर दिया जाए। एनी डिफेंडेंट कोई भी मुद्दा ले आफ्टर नोटिस टू द अदर पार्टीज, तो वो क्या है कि दूसरी पार्टीज को जो है वो नोटिस देने के बाद में एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, और वो फिल फोर मतलब क्या करेगा कि एंड इन ऑल केसेस वेयर इशू आर सेटल्ड एट और बिफोर सच सेटलमेंट अप्लाई टू हैव द सूट ट्रांसफर टू अनदर कोर्ट। तो वो ये मतलब कह सकता है कि भाई मुझे जो है मुद्दा ले क्या कह सकता है, ये समझता है कि ये मुकदमा किसी दूसरी जो है कंपिटेंट कोर्ट में सुना जाना चाहिए, तो वो क्या करेगा कि वो फिर उसके लिए एंड द कोर्ट टू विच सच एप्लीकेशन इज मेड, या वो जो है वो उसके लिए दरखास्त दे सकता है मुंतकिली के लिए आफ्टर कंसिडरिंग द ऑब्जेक्शन, इस ऑब्जेक्शन को सुनने के बाद of other parties, दूसरी पार्टी shall determine in which the of the several courts having jurisdiction the suit shall proceed। वहां मुंतकिल कर दिया जाए, फिर ये देखा जाएगा कि इस अदालत में मतलब ये देखा जाता है दूसरे भी क्रिमिनल कोर्ट में कि वाकई उनकी जुरिडिक्शन बनती है, क्या उनको मुकदमा ट्रांसफर कर देना चाहिए कि नहीं। क्या इसमें बताया गया कि जब दो या दो से ज्यादा कोर्ट्स के अंदर मुकदमा हो तो फिर मुद्दा ले जो है वो दरखास्त दे सकता है, और दरखास्त इब्तदाई मराहल पे वो देगा कि ऐसी अदालत में जहां मुकदमा दायर किया गया हो या दूसरी अदालत में भी इस मुकदमे के कानूनी तौर पर जो मजाज है वहां पे भी दे सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें एक मुकदमा लाहौर में दायर हुआ है लेकिन मुद्दा ले समझता है कि ये केस कराची की अदालत में बेहतर सुना जा सकता है, जहाँ फरीकीन या जो लोग है ना वो वहां से ज्यादा मुतल्लक है डाटा, तो वो दफा 22 के तहत मुंतकिली की दरखास्त दे सकता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं जहाँ पे सेक्शन आ जाता है 46, क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड बाय कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिग्री। ठीक है, अब ये एग्जीक्यूटिंग के रिलेटेड एग्जीक्यूटिंग यहाँ पे ये बताया गया क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड बाय कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिग्री, यानी अदालतें जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है ना उसको क्या है कि हुक्म है कि वो क्या कर सकती है कि वो डिग्री एग्जीक्यूट कर सकती है। ऑल क्वेश्चन अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज टू द सूट इन विच द डिग्री वाज पास, यानी जो भी क्वेश्चन अराइज हुआ है कॉम्पिटेंट कोर्ट के दरमियान में, ठीक है, पार्टीज के दरमियान में जो भी क्वेश्चन अराइज हुआ है, ठीक है, जो कि इन विच द डिग्री वाज पास्ड, जिनमें डिग्री क्या होगी ये कि पास हो गई है, डिग्री का पास होना जरूरी है क्योंकि डिग्री पास होगी तो डिग्री इजरा होगी ना, अगर डिग्री नहीं पास हुई तो फिर कैसे इजरा उसका होगा, ये चीज है। और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है नुमाइंदे हैं, ठीक है, एंड रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन डिस्चार्ज सर्टिफिकेशन ऑफ द डिग्री, और वो किसके रिलेटेड है कि वो उसके अमल दरामद के रिलेटेड है, अदायगी के रिलेटेड है या सर्टिफिकेशन से मुतल्लक है, तो फिर क्या होगा शेल बी डिटरमाइंड बाय कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिग्री एंड नॉट बाय अ सेपरेट सूट। तो फिर क्या होगा कि जो ऐसी डिग्री होगी ना इन्हें ऐसी अदालत के जरिए फैसला किया जाएगा जो डिग्री पर अमल
करा रही हो और इनके लिए अलग मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा। यानी ये होता है कि एक केस होता है ना कि वो पहले उसी कोर्ट में चल रहा था, फिर वो देखा जाएगा कि कौन सी कोर्ट जो है इसको एग्जीक्यूट करेगी, तो फिर वो उसके पास भेज दिया जाएगा, वो वही कोर्ट सुनेगी। जैसे फैमिली केसेस होते हैं ना, फैमिली केस कोर्ट में ही उनको पहले वो चलाया जाता है, और फिर वो जब वो खर्चा वगैरह नानो नफका जो डिसाइड हो जाता है, फिर उसी कोर्ट में उसको एग्जीक्यूशन की डिग्री हम देते हैं, इजरा की डिग्री देते हैं, फिर वो उस पर अमल दरामद करवाया जाता है कि बीबी का इतना खर्चा है, इस मर्द को कहा जाएगा वो इसको इतने पैसे दे। ये होती है एग्जीक्यूशन। सब क्लास 2 है, द कोर्ट में सब्जेक्ट टू एनी ऑब्जेक्शन एज टू लिमिटेशन और जुरिसडिक्शन, यानी कोर्ट के पास क्या अख्तियार है कि कोई भी मतलब लिमिटेशन के रिलेटेड या जुरिसडिक्शन के रिलेटेड कोई भी एतराज होता है, ऑब्जेक्शन होता है, ट्रीट एज प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन, तो वो इस कार्रवाई को ना इस मुकदमे के मुताबिक देखेगी, इस सेक्शन के मुताबिक देखेगी, एज अ सूट और सूट एज प्रोसीडिंग एंड मे बी इफ नेसेसरी ऑर्डर पेमेंट ऑफ एनी एडिशनल कोर्ट फी। तो वो क्या करेगी कि अगर उसको लगता है ना कि भाई कार्रवाई पे जो सूट है समझ सकती है कि यहाँ मुकदमे की कार्रवाई में तब्दीली कर सकती है, अगर वो जरूरी समझे तो वो ये भी कह सकती है कि अजाफी कोर्ट फीस अदा करने का भी हुक्म दे सकती है कोर्ट, ठीक है, कि भाई अदर एडिशनल फीस बनती है वो भी आप पे करें। Where a question arises as to whether any person is or not to the representative of party, यानी अगर सवाल ये है कि कोई शख्स जो है कि किसी फरीक का नुमाइंदा है या नहीं है, ठीक है, such question shall for the purpose of this section be determined by the court, तो ये भी जो है वो अदालत खुद इसको डिसाइड करेगी। Explanation है, for the purpose of this section, a plaintiff whose suit has been dismissed and a defendant against whose suit has been dismissed are party to the suit। इस दफा के मकसद के लिए मुद्दई जिसका मुकदमा खारिज हो गया है और जो डिफेंडेंट है जिसके खिलाफ मुकदमा खारिज हुआ है, दोनों को फरीक कैन में शुमार किया जाएगा। यानी प्लेंटिफ भी इसमें फरीक होगा एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री में, और डिफेंडेंट भी जो है वो एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री में शामिल होगा। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री तभी होती है जब ये क्या है कि प्लेंटिफ के हक में और डिफेंडेंट के अगेंस्ट है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जिसमें लिमिट ऑफ टाइम फॉर एग्जीक्यूशन। लिमिट क्या है एग्जीक्यूशन ऑफ टाइम की, वो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एग्जीक्यूशन बार्ड इन सर्टेन केसेस, अब यहाँ पे है कि बार कहाँ पे लगाई जाती है, ठीक है, एग्जीक्यूशन पे बार यहाँ पे है। Where an application to execute a degree not being a degree granting an injunction has been made, no order for the execution of the same degree shall be made upon any fresh application presented after the expiration of 6 pound। यानी अगर किसी डिग्री पर अमल दरामद के लिए दरख्वास्त दी गई है सवाए हुक्म इम्तनाही के, यानी इंजेक्शन का उसमें ना शामिल हो, इसके अलावा कोई भी डिग्री है, तो इसी डिग्री के लिए दोबारा नई दरख्वास्त इसी सूरत में काबिल कबूल नहीं होगी। कहते हैं किसी सूरत में भी जो है वो दोबारा से इस पे दरख्वास्त नहीं दी जा सकती सवाए इंजेक्शन की डिग्री के। ठीक है, लेकिन उसमें कहते हैं कि 6 साल का अरसा अगर गुजर गया हो और ये मुद्दत शुमार होगी, मतलब उसमें ये कहता है कि 6 साल का अगर अरसा गुजर गया तो दोबारा दरख्वास्त दी जाएगी, अदरवाइज नहीं। द डेट फॉर द डिग्री सॉट टू बी एग्जीक्यूटेड, डिग्री की तारीख से हो, इससे मैं समझाती हूँ, अगर किसी डिग्री पर अमल दरामद के लिए दरख्वास्त दी गई है सवाए हुक्म इम्तनाई यानी इंजेक्शन वाली डिग्री के, तो इस डिग्री के लिए दोबारा नई दरख्वास्त इसी सूरत में काबिल कबूल नहीं होगी कि जब 6 साल गुजर चुके हों या ये मुद्दत शुमार होगी। मतलब उसमें अगर 6 साल हो गए हैं ना इन चीज़ों को जो आगे हम पढ़ेंगे, फिर उसके लिए जो है ना वो कोई भी एप्लीकेशन नहीं दी जा सकती। तो एग्जीक्यूशन का एक लिमिट है, वो 6 साल गुजरने से पहले पहले उसको देना है। ठीक है, where the degree or any subsequent order direct any payment of money or the delivery of any property to be made at certain date or at recurring period, the date of the default in making the payment or delivery in respect of which the applicant seek to execute the degree। यानी अगर डिग्री या बाद के हुक्म में रकम की अदायगी या जायदाद की हवालगी किसी मखसूस तरीक या वक्फों से होनी थी, तो इस तरीक से जब अदायगी या डिफॉल्ट हवालगी में कोताही हुई तो वो भी शामिल नहीं होगी। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड, यहाँ पे कहता है कि इस दफा में से जो है ना वो ये शामिल नहीं होगा। तो वो क्या नहीं होगा कि टू preclude the court from ordering the execution of a degree upon an application presented after the expiration of the period of 6 years where the judgment entered has by fraud or force prevent the execution of the degree act। यानी इस दफा में कुछ भी ऐसा नहीं समझा जाएगा जो कि अदालत को इस बात से रोके कि वो 6 साल के बाद भी अमल दरामद की इजाजत दे सकती है। अगर मकरूज ने धोखाधड़ी की हो या जबरदस्ती के जरिए अमल दरामद की रोकथाम किया हो, मतलब पहले वो कह रहे हैं कि 6 साल का अरसा गुजर
किया है तो एग्जीक्यूशन नहीं होगी। लेकिन फिर अगर फर्दर कह रहा है कि वो कर सकते हैं अगर जजमेंट डेटर ने क्या किया है, फोर्सफुली किया है या फ्रॉड किया है, तो फिर वो दोबारा किया जा सकता है। उसके बाद सब क्लास बी में आ जाएं, to limit or otherwise affect the operation of Article 183 of the first schedule of limitation act, मतलब आर्टिकल 183 फर्स्ट शेड्यूल में जो बताया गया ना वो लिमिटेशन पीरियड है। इंसिडेंटल प्रोसीडिंग, कमीशन कैसे अपॉइंट होता है वो यहाँ पे बताया गया है। कमीशन से डील करता है 75 पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशन। तो कोर्ट जो है ना कमीशन बना सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए, ये अक्सर जो है ना कोर्ट वकीलों को अपॉइंट करती है, किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकती है, लेकिन आमतौर पर जो जूनियर वकील होते हैं ना वो जाहिर सी बात है नए नए गए होते हैं, तो फिर कोर्ट उनको अपॉइंट कर देती है कि आप क्या करें, क्या कर सकते हैं। वो ये आगे लिखा हुआ है, टू एग्जामिन एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को एग्जामिन करें या लोकल इन्वेस्टिगेशन करके आए कि ये जमीन वाकई मौजूद है या नहीं है, तो एग्जामिनर जस्ट अकाउंट्स के बारे में या पार्टीशन के रिलेटेड जो है वो ठीक हुई है कि नहीं, तो ये किसी को भी अपॉइंट किया जा सकता है। उसके बाद अपील्स है, अपील फ्रॉम रीजनल डिग्री, appeal from regional degree save where otherwise expressly provided in the body of this code or by any other law for the time being force, an appeal shall lie from every degree passed by any court exercising regional degree to the court authorized to hear appeals from the decision of such court। यहाँ पे बताया क्या गया है कि अपील जो है वो कहाँ पे की जा सकती है, इस लॉ के मुताबिक, इस कोड के मुताबिक रीजनल डिग्री के अगेंस्ट, ठीक है। कोई भी रीजनल डिग्री पास हुई है तो उसके खिलाफ हम 96 के मुताबिक अपील कर सकते हैं। सब क्लास 2 में क्या है, एन अपील में लाई फ्रॉम एन ओरिजिनल डिग्री पास एक्स पार्टी, यानी अपील जो है आप ओरिजिनल डिग्री जो एक्स पार्टी में पास हुए उस पर भी कर सकते हैं। नो अपील शेल लाई फ्रॉम अ डिग्री पास बाय द कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज। लेकिन अपील कहाँ पे नहीं की जा सकती, जहां पे पार्टीज की कंसेंट हो, तो वहां पर आप अपील नहीं कर सकते। उसके बाद 103 है अपील फ्रॉम ऑर्डर्स। ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील हो सकती है, ऑर्डर्स तो डेली बेस पे भी होते हैं ना, मतलब डेट अगली डेट ले ली गई है, उससे अगली डेट हो गई है, तो अब वो कौन कौन से ऑर्डर्स हैं, क्या इन सब ऑर्डर्स के खिलाफ अपील हो सकती है या इनके खिलाफ रिवीजन हो सकती है, तो वो हम यहाँ पे देखने लगे हैं। ऑर्डर्स के एन अपील शेल लाई फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्डर्स, अब यहाँ पे उसने बताया कि अपील इन ऑर्डर्स के खिलाफ हो सकती है and save as otherwise expressly provided by the code body of this code or by any other law for the time being force no other orders। यानी इसके अलावा और कोई ऑर्डर्स है या कोई है तो उन पर नहीं, जो यहाँ पे ऑर्डर्स लिखे हुए हैं उन पर ये अप्लाई होगी। ए से लेके ई तक ओमिटेड है। एफ में एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 35 ए के मुताबिक जो कॉस्ट का ऑर्डर होगा उसके खिलाफ अपील हो सकती है, 47 के अगेंस्ट हो सकती है, 91 92 रिफ्यूजिंग लीव टू इंस्टीट्यूट अ सूट के अगेंस्ट अपील हो सकती है, एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 95 के अगेंस्ट अपील हो सकती है, एन ऑर्डर अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस कोड imposing a fine and directing the arrest of detention in civil prison of any person except where such arrest or detention is in execution of a degree। यानी अब वो एग्जीक्यूशन में है डिग्री की, जो अरेस्ट और डिटेंशन एक पर्सन को हुआ है तो उसके खिलाफ भी अपील हो सकती है। एनी ऑर्डर मेड अंडर रूल्स फ्रॉम विच एन अपील इज एक्सप्रेसली अलाउड बाय द रूल्स, यानी कोई भी ऑर्डर जो प्रोवाइड किया गया ना उसके खिलाफ आजादाना तौर पे भी अपील दायर की जा सकती है। Provided that no appeal shall lie against an order specified in clause F save on the ground that no order or order for the payment of less amount occur to have been made। ठीक है, आगे यहाँ पे है नो अपील शेल लाई फ्रॉम एन ऑर्डर पास इन अपील अंडर दिस सेक्शन, यानी अपील के अंदर है तो उसके अगेंस्ट नहीं पास की जा सकती। अदर ऑर्डर्स ये हम नहीं करेंगे, इससे आगे हम मूव करते हैं। आगे जी, बार ऑफ सर्टेन अपील्स, बार कहाँ पे है, कहाँ पे हम अपील नहीं कर सकते, ये जी अब यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें सबसे पहले उसने बता दिया हमें कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 10 नो अपील शैल लाई टू सुप्रीम कोर्ट। कहाँ पे अपील नहीं की जा सकती सुप्रीम कोर्ट को, फ्रॉम द डिग्री और ऑर्डर ऑफ वन जज ऑफ हाई कोर्ट और वन जज ऑफ डिवीजन कोर्ट और टू और मोर जजेस ऑफ सच हाई कोर्ट और डिवीजन कॉन्स्टिट्यूट बाय टू और मोर जजेस ऑफ हाई कोर्ट वेयर सच जज आर इक्वली डिवाइडेड इन ओपिनियन एंड डू नॉट अमाउंट इन नंबर ऑफ मेजोरिटी ऑफ द होल ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, फॉर्म एनी डिग्री फ्रॉम विच इट अंडर सेक्शन 102 नोट सेकंड अपील लाइज, मतलब जहां पे सेकंड अपील नहीं ना कर सकते तो 102 के मुताबिक, तो वहां पे आप दोबारा से सेकंड अपील नहीं कर सकते, मतलब पहली अपील हो सकती है, दूसरी अपील आप नहीं दायर कर सकते। ठीक है, अपील टू फेडरल कोर्ट, ये चीज है। चले सेविंग क्लॉज में क्या आ गया, nothing contained in this code shall be deemed to affect the powers of the supreme court under article 191 of the constitution or any other provision therefore। यानी इसमें जो ये बताया गया ना इस एक्ट के मुताबिक वो अफेक्ट नहीं करेगा उस पावर पे जो कि सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 191 के मुताबिक मिलती है।
to interfere with any rules made by the Supreme Court and for the time being enforced for the presentation of appeals to the court or their conduct before the court. यानी उस कोर्ट पे कोई एप्लीकेबल नहीं होगी, उसको जब प्रेजेंटेशन की जा रही है अपील तो ये रूल उस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। बस यहाँ पे आपने इतना ही याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रेफरेंस रिव्यू एंड डिवीजन। 113 है reference to high court subject to such condition and limitation as may be prescribed any court may state a case and refer the same for the opinion to high court and high court may make such order therefore as think fit। मतलब रेफरेंस के लिहाज से क्या होता है कि अगर कोई भी लिमिटेशन है या कोई भी कंडीशन है प्रेस्क्राइब कर दी गई लॉ के मुताबिक तो ऐसे केस को जो है वो हाई कोर्ट के पास भेजा जा सकता है और हाई कोर्ट अगर उसको बेहतर समझे तो वो उसके खिलाफ ऑर्डर भी दे सकती है। रिव्यू सब्जेक्ट एज अफोरसेड एनी पर्सन कंसिडर हिमसेल्फ एग्रीव्ड। अगर कोई भी पर्सन अपने आप को जो है अग्रीव समझता है इससे बाय डिग्री और ऑर्डर फ्रॉम विच एन अपील इज लो बाय दिस कोर्ट बट फ्रॉम विच नो अपील हैज बीन प्रेफर्ड। यानी एक डिग्री और ऑर्डर थी जिसके खिलाफ अपील हो सकती थी लेकिन वो नहीं हुई तो वो फिर क्या करेगा कि उसके खिलाफ रिव्यू कर सकता है। बाय डिग्री और ऑर्डर फ्रॉम विच नो अपील इज लोड, यानी कोई ऐसा डिग्री और ऑर्डर था जिसके अगेंस्ट अपील लो ही नहीं थी तो वहां पे वो रिव्यू की एप्लीकेशन दे सकता है। ठीक है, ये आगे लिखा है मे अप्लाई फॉर रिव्यू ऑफ जजमेंट टू द कोर्ट विच पास द डिग्री। वो फिर उसमें ही उसी कोर्ट में जो है वो रिव्यू की एप्लीकेशन देगा जिस कोर्ट ने उस डिग्री को पास किया होगा और मेड द ऑर्डर या जिसने उस ऑर्डर को पास किया होगा। एंड द कोर्ट में मेक सच ऑर्डर देयर ऑन एज इट थिंक फिट, और कोर्ट उस तरह का ऑर्डर देगी जिस तरह उसको बेहतर लगता है। Nothing contained in subsection 1 shall apply to a review of any judgment pronounced or any order made by the Supreme Court। यानी ये जो क्लास है ना ये सुप्रीम कोर्ट पर एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। कोई भी डिसीजन जो होता है ना सुप्रीम कोर्ट का वो फुल एंड फाइनल है, उसके खिलाफ रिव्यू क्या रिवीजन क्या कोई भी हम एप्लीकेशन नहीं दे सकते। ऊपर कोई फार्म है जिस पे हम एप्लीकेशन देंगे तो कोई नहीं है। सेक्शन 115 है रिवीजन के रिलेटेड। द हाई कोर्ट में कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एनी केस which has been decided by any court subordinate to such high court। यानी हाई कोर्ट नजरसानी कर सकता है किसी भी डिसीजन को जो कि उसके मतहत है, किसी भी कोर्ट के डिसीजन को वो देख सकता है जो कि उसके मतहत है। इन विच नो अपील लाइज देयर टू, या जिनके खिलाफ जो है वो अपील नहीं की जा सकती। इफ सच सबॉर्डिनेट कोर्ट अपीयर्स, अगर ऐसी सबॉर्डिनेट कोर्ट जाहिर होती है टू हैव एक्सरसाइज ऑफ जुरिसडिक्शन नॉट वेस्टेड इन बाय लॉ, यानी जो उसने जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज की वो कानून के मुताबिक नहीं थी। टू हैव फेल्ड टू एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन सो वेस्टेड, यानी जो उसको जुरिसडिक्शन दी गई उसको उसने एक्सरसाइज ही नहीं किया। टू हैव एक्टेड इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन इलीगली, या उसने अपनी जुरिसडिक्शन को गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया और विद मटीरियल इरेगुलरिटी के साथ। द हाई कोर्ट में मेक सच ऑर्डर एज इन दिस केस एज इट थिंक फिट, तो हाई कोर्ट अपने मुताबिक जो है उसको ऑर्डर बेहतर लगता है वो सुना सकती है। Provided that where a person make an application under this subsection, he shall in support of such application furnish copy of the pleading document or order of the subordinate court, and high court shall accept for reason to be recorded dispose of such application without calling for record of the subordinate court। यानी वो हाई कोर्ट जो है वो क्या कर सकती है कि वो उस पर्सन को कह सकती है कि भाई इसकी जो कॉपीज हैं उसको फर्निश की जाए, ठीक है, या इसकी जो प्लीडिंग जो थी मतलब हाई कोर्ट को जो दी गई सबॉर्डिनेट कोर्ट के पास जो दायर किया गया था जो उसका डिसीजन वो पेश करे, या इसके अलावा भी वो जो क्या है कि एप्लीकेशन को रिसीव किए बगैर भी वो इसको डिस्पोज कर सकते हैं। Provided further that subordinate court shall provide copies of the document to person within 3 days of the decision। यानी सबॉर्डिनेट कोर्ट क्या करेगी कि वो 3 दिन के अंदर अंदर जो है उस पर्सन को वो कॉपीज फराम करेगी जैसे ही फैसला हुआ। एंड द हाई कोर्ट शेयर डिस्पोज ऑफ सच एप्लीकेशन विद इन 6 मंथ, और अगर हाई कोर्ट चाहता है तो वैसे एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर सकता है 6 महीने के अंदर अंदर। ये आपका एमसीक्यूज है, 6 महीने के अंदर अंदर कर सकता है रिवीजन की एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ। उसके बाद सब क्लास 2 है द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक्सरसाइज द पावर कन्फर्म्ड ऑन द हाई कोर्ट बाय सेक्शन 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी केस डिसाइडेड बाय अ कोर्ट सबऑर्डिनेट टू सच डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन व्हिच नो अपील्स एंड द अमाउंट और वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर वेयर डज नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ द अपीलेट जुरिसडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है। If any application under subsection 1 in respect of a case within the competency of a district court has been made either to the high court or district court, no further such application shall be made to either of them। यानी अब यहाँ पे एप्लीकेशन आई है सब क्लास 1 के मुताबिक ये कॉम्पिटेंसी के रिलेटेड,
तो वो हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रिलेटेड होगी, फर्दर एप्लीकेशन नहीं दी जा सकती। नो प्रोसीडिंग इन रिवीजन शैल बी एंटरटेन्ड बाय हाई कोर्ट अगेंस्ट एन ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 2 बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यानी सबसेक्शन 2 के मुताबिक जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑर्डर दिया ना, उसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर रिवीजन दायर नहीं हो सकती। No proceeding in revision shall be entertained by High Court against an order passed by the District Court under Section 104। 104 के मुताबिक जो ऑर्डर कोर्ट करती है उसके खिलाफ भी जो है वो रिवीजन एप्लीकेशन दायर नहीं हो सकती। ये दोनों आपके एमसीक्यूज हैं, इसमें आ सकते हैं। उसके बाद स्पेशल रिवीजन रिलेटिंग टू हाई कोर्ट्स, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आपने नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं मिसक्लेनियस, ये भी आपके मेरे ख्याल में नहीं ऐड है, ये एक्स्ट्रा ही ऐड हुआ हुआ है। अब हमने चलना है ऑर्डर्स पे, ठीक है। ऑर्डर नंबर 1 आता है, इसको हम पढ़